अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। हमने आज तक जितने प्रोग्राम्स किए हैं हमारा फोकस रहा है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे एंड हाउ टू रिजॉल्व इश्यूज दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड दोज इंडिकेटर्स। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की हमने, बजट डेफिसिट की बात की। आज मैं फोकस करना चाह रही हूँ ऑन द प्राइवेट सेक्टर और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसे कर रही हैं, क्योंकि हमारे जो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन इंडस्ट्रीज़, ऑन प्रोडक्शन, on commerce, ये लाए गए हैं specifically because he understands the industrial sector, because he's got his own organization जो वो चलाते हैं, डेस्कॉन जो इंजीनियरिंग एक कंपनी है। और प्राइम मिनिस्टर साहब भी हमारे जो हैं उन्होंने बार बार यही कहा है कि प्राइवेट सेक्टर इज़ द इंजन ऑफ ग्रोथ। क्या मेजर्स लिए गए हैं टू इम्प्रूव प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्टिविटी, इस हवाले से आज मैं फ़ोकस करना चाहूँगी। हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हैं, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर पाशा किसी तारुफ के मोहताज मेरे ख़्याल में नहीं हैं। ही इज़ अ वेरी वेल नोन एकेडमिशियन, ये पेपर्स लिखते हैं, ये रिसर्च करते हैं और पहले इन्होंने सारे पोर्टफोलियोज़ मेरे ख़्याल में जो भी इकनॉमिक रिलेटेड थे, प्लानिंग ले लें आप फाइनेंस ले लें, जो भी ले लें आप, इन्होंने वो ओहदे संभाले हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी तरह वो अंजाम दिया है उनको। और अब ही इज़ आई थिंक मोर और लेस लाइक एन एल्डर स्टेट्समैन। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, I wanted to focus on industry and on small scale as well as large scale industry. What has the government done to improve their productivity, if anything at all? देखिए, पहले तो हम इस बात का जायजा ले लें जी कि हमारी सनती शोबा जो है उसमें हालात क्या हैं। ओके। जिस तरह आपने फरमाया कि पिछले साल पैदावार में तकरीबन 3.5% कमी आई हमारा लार्ज स्केल यानी कि बड़े यूनिट्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन या पैदावार में। दूसरी तरफ हमारा जो एसएमई सेक्टर है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है माशाल्लाह, और ये पाकिस्तान की एक हम समझते हैं कि एक हमारी एक बहुत ही मुनासिब और एक हमारा स्ट्रेंथ है कि हमारा एसएमई सेक्टर जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। मगर आप इस तरह देखिए कि पिछले 5 साल में एसएमई सेक्टर के एक्सपोर्ट्स में नुमाया तौर पर कमी आई है। जिसमें आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हैं और कटलरी वगैरह, इस तरह के बहुत से आइटम्स हैं जिसमें आप ये देखें कि हमारे मुल्क के बेहतरीन कारीगर काम करते हैं और ये वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बनाया है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भेजता है सारी दुनिया में, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 5 साल में उस सेक्टर में नुमाया कमी आई है। साथ साथ में अगर आप इजाज़त दें तो कहूँ कि ये जो कमी आई है ये सिर्फ हमारे सनती शोबे को महदूद नहीं है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कमी आई है, आपके माइनिंग सेक्टर में कमी आई है, आपके मेजर क्रॉप सेक्टर में कमी आई है। इस तरह ये जो स्लो डाउन है हमारी इकॉनमी का ये बहुत हद तक फैला हुआ है और इन दोनों चीज़ों की वजह से एक दूसरे का इम्पैक्ट होता है। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होती है, जिस तरह शुगर केन की प्रोडक्शन पिछले साल बहुत कम हुई, तो उसके नतीजे में शुगर प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये लिंकेजेस की वजह से एक ओवरऑल स्लो डाउन जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर हमारी इकोनॉमी में नजर आ रहा है और ये बहुत परेशान कुन है। ओके, इसकी क्या वजह डॉक्टर साहब? डू यू हैव एनी थीसिस ऑन व्हाई? देखिए, इसके 3-4 वजूहात हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 2017-18 का साल था, अल्लाह के फजल से हमारी जो शरह नमू थी वो तकरीबन 5.5% तक थी। उसके बाद में रफ्तारी में क्यों कमी आई है? एक बड़ी वजह यह है कि आपने बजट खसारे को कम करने के लिए पिछले साल हमारे डेवलपमेंट के अखराजात जो हैं यानी कि मंसूबा बंदी जो है उसको हमने बहुत तेजी से कम कर दिया। तकरीबन पिछले साल आपका मतलब है 2018-19 या 2017? 18-19 just the year just completed on 30th June। जी। तो वो पिछले साल हुआ ये है कि आपका जो तरक्की के अखराजात जो थे वो आपने आगाज में ही बहुत तेजी से 30 से 40% कम कर दिए।
اب اس کی وجہ سے جیسے کہتے ہیں نا کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہوتی ہے, روزگار پیدا ہوتا ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر بھی اپنی انویسٹمنٹ بڑھاتا ہے جب فیسلٹیز میں امپروومنٹ آتی ہے پبلک سروسز میں. تو اس کا ایک ایفیکٹ یہ تھا. دوسری طرف آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے جب کرنسی کو اتنی تیزی سے گرایا تو اس کے نتیجے میں جو ہمارا انویسٹمنٹ ہے اس میں جو باہر سے مشینری آتی ہے اس کے قیمتیں بہت تیزی سے بڑھ گئیں, اور اس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ میں, پرائیویٹ انویسٹمنٹ میں کمی آئی. اب ایک چیز جو ہمارے ایکسپورٹس کو روک رہی ہے اضافے سے, وہ یہ کہ ہمارے ہاں کیپیسٹی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے, اور ٹیکسٹائل سیکٹر کی کیپیسٹی محدود ہے اور کچھ حد تک کم بھی ہو گئی ہے. تیسری طرف جو فیکٹر میں سمجھتا ہوں پچھلے سال کا ہے وہ یہ کہ آپ نے سر سود کو بہت تیزی سے بڑھا دیا, اور اس کے نتیجے میں بھی انویسٹمنٹ پر اثر پڑا. آپ کی جو انڈسٹری کی ورکنگ کیپٹل کا جو خرچہ ہے وہ بڑھ گیا. تو یہ 3-4 چیزیں جب آپ ملا لیں تو اس کے نتیجے میں یہ فسکل سائٹ پہ بھی تھے, مانیٹری سائٹ پہ بھی تھے, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ پیداوار میں کمی بہت سے شعبوں میں آئی, جس میں آپ کا صنعتی شعبہ ایک سینٹرل پلیس اور بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہم سب کے سامنے ہے. بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے اور غربت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے بٹ ابھی کوانٹیفائی نہیں ہوا. دو دا گورنمنٹ از انسسٹنگ کہ وہ جو ان کا سوشل سیکٹر پروگرام ہے, احساس پروگرام ہے, دیٹ ول ٹیک کیئر آف اے لاٹ آف دیز دا انکریزنگ نمبر آف پیپل ہو آر پشڈ انٹو پاورٹی لیولز. چھوٹی سی بریک لیں گے, پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ڈاکٹر صاحب, ایک جو آپ نے پچھلے سیگمنٹ تھا اس میں آپ نے فوکس کیا تھا کہ مور اور لیس آن دا مانیٹری سائڈ آف دا جو کہ ایشوز ہو رہے ہیں, بیکاز اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہی انکریز کیا تھا ڈسکاؤنٹ ریٹ, اور دے آر رسپانسبل فار دا مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ, جو بوتھ آف دیم ور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کنڈیشنز. واٹ اباؤٹ دا فسکل سائڈ؟ ڈو یو تھنک کہ جو ٹیکسز لیوی ہو رہے ہیں, بیکاز ٹیکس ٹارگیٹ تو بہت زیادہ ہے, اٹس 5.5 ٹریلین, اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ انریلسٹک ہے, اس طرف سے کوئی انڈسٹری کو کوئی نیگیٹو امپیکٹ اس کا ہو رہا ہے؟ جی, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. پچھلے سال جو 2 منی بجٹس لائی تھی نئی حکومت, خاص طور پہ جو آخری بجٹ آیا پچھلے سال کا, اس میں کافی مراد دینے کی کوشش کی گئی تھی انڈسٹری کو, ایکسپورٹس کو, سٹاک مارکیٹ کو وغیرہ. مگر ہوا یہ ہے کہ جب آپ کے ریونیوز میں بے تحاشا کمی آئی اور ٹارگیٹ سے آپ بہت دور انفارچونیٹلی آپ رہ پائے, تو اس سال آپ نے ٹیکسز کے بوجھ میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ اگر ہمیں تقریباً 3.8 کھرب سے بڑھا کر اس کو 5.5 ارب تک ایک سال میں لے جانا ہے, تو جو گورنمنٹ نے بجٹ دیا ہے اس میں یہ جو اضافہ ہے 1.7 کھرب کا, اسے تقریباً 70% انڈائریکٹ ٹیکس سے آپ حاصل کرنے چلے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ نے بہت سے صنعتی شعبوں میں ٹیکسز میں اضافہ کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں, آپ کے سیمنٹ سیکٹر میں آپ نے بڑھا دیا, آپ نے شوگر سیکٹر میں بڑھا دیا, آپ نے ویجیٹیبل گھی میں بڑھا دیا, آپ نے آئرن اینڈ سٹیل میں بڑھا دیا. میں لسٹ آپ کو بتاتا جاؤں گا, بہت لمبی لسٹ ہے. یہ بالکل نامناسب تھا. اگر آپ کو اضافہ کرنا تھا تو آپ کی پوری کوشش ہوتی کہ ٹیکس کے نظام میں بہتری لاتے, آپ جال پھیلاتے, جو کر رہے ہیں کوشش. مگر یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ اضافہ جو چاہ رہے ہیں اس میں 70% آپ جو ہماری انڈسٹری ہے اس پر بوجھ ڈال کر بڑھا کر حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ خطرہ یہ بھی ہے اس سال کہ اس ٹیکس کے بوجھ کے اضافے کے نتیجے میں شاید انڈسٹری میں پھر پیداوار میں کوئی خاص اضافہ نہ ہو پائے. مگر پروجیکشن تو کافی انہوں نے انڈسٹری کی زیادہ کی ہے, مطلب بیکاز اٹ سنک ٹو سچ اے لو لیول انڈسٹریل آؤٹ پٹ, تو انہوں نے میرے خیال میں کوئی 5-6% نہیں کی پروجیکشن. ڈاکٹر صاحب
देखिए, आप इस तरह देखिए कि कितनी तेजी से और किस हद तक गिरावट आई है आपके पैदावार में। आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर, आज की खबर यह है कि अगस्त के महीने में 40% कमी आई है सेल में, 40%। और काफी लोग बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं उस सेक्टर में। दूसरी तरफ जी सर, आप ये भी देखिए कि बाकी इंडस्ट्रीज में भी हालात कोई बेहतर नहीं हो रहे हैं। सीमेंट में कमी, फर्टिलाइजर में कमी, आपके शुगर प्रोडक्शन में कमी, ये एक मुसलसल एक लंबा चौड़ा सिलसिला चल पड़ा है। डॉक्टर साहब, ऑल्सो क्लोजर्स बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारी यूनिट्स बंद हो रही हैं बिकॉज दे आर अनएबल टू मेक एंड्स मीट। बिल्कुल जी, बात यह है कि आप ये खुदा न खास्ता ये देखेंगे कि जब आपने सरे सूद को तकरीबन 2 गुना कर दिया जी, तो उसके नतीजे में अब आप देखेंगे आने वाले महीनों में कि जो बैड लोन्स, यानी कि जो कर्जे ऐसे हैं जो वापस लोग नहीं कर पाएंगे, उनका बहुत जबरदस्त इजाफा होने का खतरा है। बहुत से यूनिट्स बंद हो सकते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए अहम चीज है। अगर हमें बेरोजगारी कमी करनी है तो हमें बहुत सीरियसली अपने मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज के बारे में सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट डॉक्टर साहब, ये जो आपने अभी इंडिकेट किया कि बहुत सारे जो यूनिट्स हैं जिन्होंने लोन्स लिए हुए हैं, दे विल नॉट बी एबल टू रीपे, तो एनपीएल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, दैट विल हैव इम्प्लीकेशंस ऑन द बैंकिंग सेक्टर। बिल्कुल जी, उसका नतीजा आमतौर पे यही होता है जब आपका रिसेशन बहुत डीप हो जाता है, और हमारे यहाँ तो स्टैगफ्लेशन का फिनोमेना है जी, तो इस वक्त तो बैंक्स के पोजीशन कुछ बेहतर इसलिए हुई है कि सरे सूद में इजाफा हुआ है, उससे कुछ प्रॉफिट्स में इजाफा हुआ है। मगर जब आपकी जो बैड लोन्स में इजाफा होना शुरू हो जाएगा तो यकीनन आपके बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट्स बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो सकते हैं। ओके, एंड डॉक्टर साहब, अभी जो अखबारों में भी आ गया है, इट इज़ बीन कंफर्म्ड बाय द रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, तो वो ये कह रही हैं कि एक आईएमएफ की टीम जो है वो आ रही है 16 तारीख को, मंडे, गालिबन मंडे को आ रही है कि ट्यूसडे। इन एनी केस सो दे आर कमिंग। क्या आपने भी आईएमएफ के साथ नेगोशिएट किया था जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे? क्या एक दफ़ा प्रोग्राम में हो जाएं तो डज द टीम कम मिडवे? आई मीन, ये भी सुना गया है कि एक उनकी वो हुई है, डिस्कशन हुई है ऑन वीडियो लिंक के साथ हुई है, एंड देन देयर टीम इज कमिंग। इज दैट यूजुअल? बिकॉज इनका जो था फर्स्ट क्वार्टरली रिव्यू, दैट वाज शेड्यूल्ड फॉर 6 दिसंबर अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। आमतौर पे प्रोग्राम रिव्यू का एक शेड्यूल होता है जो पहले से ही अनाउंस किया जाता है, और इस प्रोग्राम में ख्याल ये था कि पहला कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू दिसंबर के महीने में होगा। जी डॉक्टर साहब, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन प्लीज वी विल गेट योर आंसर। प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि आईएमएफ टीम यूजुअली बीच में नहीं आती, वो शेड्यूल पे ही रहती है। जी बिल्कुल, और उनके इस मर्तबा आने की वजह शायद ये है कि जो फर्स्ट इंडिकेशंस मिल रहे हैं, एक तो पिछले साल का जो आउटकम हुआ है खास बजट के साइड पर, कि आपका जो डेफिसिट है, खसारा जो है वो बहुत बढ़ गया, और आपने जो इस पिछले साल के अस्यूम किए थे कि ये फिगर होंगे, ये बेस ईयर के नंबर्स हैं, वो बिल्कुल ही अब, यानी कि इस वक्त वो सब तकरीबन गलत साबित हुए हैं। हालात काफी डिस्पैरिटी है डॉक्टर साहब जी, छोटी नहीं है, बहुत ज्यादा है जी। ये मैंने पिछले 30-40 साल से काम करता रहा हूँ पाकिस्तान में, मैंने कभी इतना फासला नहीं देखा बिटवीन रिवाइज्ड एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल्स। अब ये है कि फिस्कल साइड पे हालात खराब यकीनन बहुत हुए हैं। दूसरी तरफ कुछ अच्छी खबर भी है, अल्लाह के फजल से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जुलाई के महीने में कम हुआ है। मगर थोड़ी सी परेशानी इस बात पे है कि आज जुलाई के जो फिगर्स बड़े डिले के बाद
पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने छापे हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट में सिर्फ 19% की कमी आई है, जब स्टेट बैंक ने कहा है अपने नंबर्स के तहत कि 47% कमी आई है। अगर वाकई 47% कमी आई, so who do you think is lying, or who do you think is incompetent? At best they are incompetent, right? And at worst they are actually lying. देखें वो स्टेट बैंक के फिगर्स में बात यह है कि स्टेट बैंक के फिगर्स में शायद आपने कैश पेमेंट नहीं की ऑयल इंपोर्ट्स की सऊदी फैसिलिटी की वजह से, तो इसलिए आपको जरा ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। ये आर्टिफिशियल है। जो मुनासिब नंबर हैं वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हैं। अलबत्ता 19% कम भी होना अच्छी बात है। तो अब ये हमें देखना है कि IMF के साथ हमारी डॉक्टर साहब 19% जो कम हुआ है, मेजर उसमें है इंपोर्ट्स कम हुई हैं, और इंपोर्ट्स जो कम हुई हैं वो आपने जो पहले बताया था दैट अ लॉट ऑफ इट इज बिकॉज दे आर टू एक्सपेंसिव फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। Absolutely. ये भी तो है ना जी, वो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल। मैं आपसे फाइनल सवाल ये करना चाहूँगी, जब IMF टीम आएगी तो डू यू थिंक दैट there will be a revisit of the conditions which are already very harsh as you have repeatedly stated, और क्या ये उसका इम्पैक्ट जो इंडस्ट्री जो प्रोडक्टिव सेक्टर है वो तो फिर और ज़्यादा होगा? मेरा ख्याल ये है कि अगर गवर्नमेंट के जो हमारी टीम है अगर मुनासिब तरीके से नेगोशिएट करे तो मेरे ख्याल से दो चीज़ें हो सकती हैं जी। एक तो ये कि जो टारगेट्स हैं अब FBR के रेवेन्यूज़ के या प्राइमरी डेफिसिट रिडक्शन के, ये सब बिल्कुल नामुमकिन से हो चुके हैं। तो यकीनन IMF को इस बात पर देखना पड़ेगा कि उनको किस तरह फीजिबल बनाया जाए। साथ साथ ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही वो टारगेट्स को कम कर देंगे कंप्लीटली, वो शायद ये भी कहेंगे कि आप अब थोड़ी सी और मेहनत करें। सही। और उसमें शायद मैं समझता हूं कि इस मर्तबा रुझान ज्यादा करंट एक्सपेंडिचर साइड पे होना चाहिए, होपफुली, इसलिए कि टैक्सेस को तो आप बढ़ाने से और रहे, इसलिए कि जो हालत इस वक्त हमारी माशी हालात हैं वो इस कदर खराब हो चुके हैं कि अब टैक्स की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने, उसमें गुंजाइश कम से कम 500 से 600 अरब की है। ओके, ऑलराइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। ख़वातीन हज़रात, आपने सुना कि बहुत सारे मेजर इश्यूज हैं प्रोडक्टिव सेक्टर्स के विच हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, ऑन इन्फ्लेशन एंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस सफिशेंट अमाउंट टू कीप द व्हील रनिंग। एक चीज़ कहने की बात है ये है कि जो हफीज़ शेख साहब हैं जो एडवाइज़र फाइनेंस के हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने पब्लिकली कहा है कि हम नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि टैक्स में तो ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, तो हम नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएंगे। और उन्होंने सेल्यूलर कंपनीज़ का कुछ जिक्र किया है, और उन्होंने कहा है कि 2 RLNG प्लांट्स जो हैं उनको हम सेल कर देंगे। साथ साथ उन्होंने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रॉफिट 300 बिलियन होगा। एक्चुअली बजट में उन्होंने 400 बिलियन रखा था। अब ये समझ नहीं आती कि ये 100 बिलियन या तो बहुत सारे जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी ये पार्क कर लिया है इन्होंने गवर्नमेंट ने, एंड दे आर गोइंग टू यूज इट फॉर एक्सपेंडिचर और फॉर करंट एक्सपेंडिचर। बट जो कुछ भी है, वन वुड देयर आर डिस्क्रिपेंसीज, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, और ख़ुद गवर्नमेंट ने एडमिट किया है पिछले साल के फिगर्स में और इस साल के फिगर्स में भी डिस्क्रिपेंसीज क्लियरली नज़र आ रही हैं। वी नीड to revisit our economic policy, we need to revisit it with the fund, and that seems not very likely, क्योंकि fund is not likely to make too many adjustments, especially जो हमारे targets हैं 0.6% primary deficit वगैरह के। There is a need for the government to revisit उनकी जो पॉलिसीज़ हैं और किस तरह वो पैसे जनरेट करेंगे और किस तरह उनको एक्सपेंडिचर कट करना है, इस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगेन एज डॉक्टर साहब सेड, करंट एक्सपेंडिचर काटें जो कि नहीं काटा इस साल। इजाज़त दीजिए इसी के साथ, खुदा हाफिज़।